प्रोफेसर की डायरी। भूमिका। कलम और किताबें इंसान की नायाब उपलब्धि है। मेहनत कश हाथों ने दुनिया को गढ़ा तो कलम वाले हाथों ने इसमें रंग भरे। हम जिसे भारत कहते हैं उस बहुरंगी संस्कृति को किसान, कामगार, शिल्पकार और बुद्धिजीवियों ने हजारों साल में रचा है। बुद्धिजीवी किसान, कामगार तबकों से आते हैं और अंततः उन्हीं के लिए बोलते हैं। भारत को विश्व गुरु की जिस छवि में देखने की कोशिश की जाती है उसे किसने रचा था? इतिहास इसे जितना भी नज़रअंदाज करे, मगर ये संस्कृत बहुसंख्यक किसान, कामगार वर्ग ने रची है। विशाल लोक साहित्य के रचयिता कौन थे? मंदिरों को बनाने वाले लोग कौन थे? कौन थे खूबसूरत मूर्तियों को गढ़ने वाले लोग? कौन थे जिन्होंने मिट्टी और लकड़ी से अनूठी नक्काशियाँ की? महलों से लेकर राज सिंहासनों को बनाने वाले राजगीर कौन थे? आकर्षक आभूषण किसने बनाए? सड़कों से लेकर संसद के खंभों तक को किसने गढ़ा? विश्वगुरु की छवि में जितने भी रंग हैं उसे हमने ही भरा है। इस विश्वगुरु की छवि में गुरुओं की वास्तविक स्थिति क्या है? और इन गुरुओं में किसान, कामगार, शिल्पकार और दलित वंचित तबकों की हिस्सेदारी कितनी है? क्या हम अपने स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालयों के दरवाजे सबके लिए खोल सकें? क्या हमने कलम और किताब को हर हाथ तक पहुंचाया? क्या हमारे मुल्क के तालीमी इरादे आज भी नाज करने लायक बचे हैं? इन सवालों पर ईमानदारी से बात करना विश्वगुरु होने की गुंजाइश के साथ असल में इंसाफ करना है। नज़र की ईमानदारी का तकाजा है कि हम उतनी ही हकीकत न देखें जितना सत्ता दिखाती हो। जागरूक नागरिक होने की शर्त है कि आप उस हकीकत से भी रूबरू हों जो असल में छिपाई जाती है। वह हकीकत जिसे अक्सर बयां नहीं, केवल बर्दाश्त किया जाता है। इतिहास अमूमन हुकूमत के हक में खड़े होकर लिखा जाता है जो दरअसल मुकम्मल नहीं होता। तारीखी इबादत में हाशिए के किस्से नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं, मगर एक समय ऐसा आता है जब इतिहास से बहिष्कृत हिस्से अपने अनकहे किस्सों के साथ आ धमकते हैं। चिनुआ अचेबे के शब्दों से कहें तो जब तक हिरण अपना इतिहास खुद नहीं लिखेंगे तब तक हिरणों के इतिहास में शिकारियों की बहादुरी के किस्से गाए जाते रहेंगे। यह किताब विश्वगुरु के दावे के बीच गुरुओं व अकादमिक संस्थाओं, खासकर विश्वविद्यालयों के हिस्से की थोड़ी सी हकीकत कहती है। यह किस्सा एक एडहॉक प्रोफेसर की नज़र से देखी गई दुनिया का किस्सा है। मैंने लगभग 2 दशक के अपने अकादमिक जीवन में जो कुछ अनुभव किया उसे कभी किसी नोटबुक में तो कभी किसी किताब के खाली पन्नों के बीच लिखता गया। कहीं तारीखें लिख डाली तो कहीं किसी आंखों देखी घटना को दर्ज कर लिया। कभी कोई हृदय विदारक बात हुई तो उसे कहीं लिखकर सहेज लिया, कहीं किसी चुहल को नोट कर दिया। हम पहली पीढ़ी के दलित बहुजन तबके से आए हुए लोगों के पास अकादमिक ज़िंदगी में ऐसे अनगिनत एहसास होते हैं। वक्त बदला तो एहसासों के इन बिखरे पड़े नोट्स और टिप्पणियों को एक जगह सहेज कर किताब बना दी है। हृदय की आंखों से लिखा गया हमारा अपना इतिहास इस किताब में विश्वविद्यालयों से लेकर स्कूलों तक में काम कर रहे अनगिनत अस्थायी शिक्षकों के रोज़मर्रा के एहसास है। इन अस्थायी शिक्षकों को एडहॉक प्रोफेसर, गेस्ट टीचर, शिक्षा मित्र, नियोजक शिक्षक, संविदा शिक्षक जैसे जाने कितने नामों से जाना जाता है। यह किताब इन अलग अलग नामों की साझा कहानी है जिनका काम एक ही है, पढ़ना और पढ़ाना। एक ऐसा पेशा जिसमें शिक्षक को छोड़ सब कुछ परमानेंट होता है। सिलेबस, स्टूडेंट, पढ़ाई लिखाई, नोट्स, चाक, डस्टर, मार्कर, बिल्डिंग्स, एग्ज़ाम, इवेंट्स, ड्यूटीज़, सब कुछ परमानेंट। मगर इसकी बुनियाद में खड़ा एक शिक्षक खुद परमानेंट नहीं होता। आज हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था वेंटिलेटर पर है जिसे अस्थायी शिक्षकों के जरिए ऑक्सीजन दिया जा रहा है। मैं देश की राजधानी के एक प्रतिष्ठित केंद्रीय विश्वविद्यालय में तकरीबन 14 साल तक एडहॉक असिस्टेंट प्रोफेसर रहा। मैंने जो कुछ देखा उसे कहना बहुत जोखिम भरा है।
भीड़ बन जाना हमारे दौर की नीयत बना दी गई है। भीड़ का हिस्सा होने से इनकार करते हुए यह किताब आपके हाथों में है, यह जानते हुए कि इसके बाद मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। मैं यह जोखिम उठाना चाहता हूँ क्योंकि यह बच्चों के भविष्य से जुड़ा है। बहुसंख्यक दलित, पिछड़े, आदिवासी, पसमानदा और वंचित शोषित तबके के बच्चे जब पहली बार उच्च शिक्षा तक पहुँचने लगे, तभी इन्हें साजिशन बर्बाद किया जा रहा है। एक सुनहरा भविष्य कलम और किताब से बनता है। आपके बच्चे अच्छी शिक्षा पाएंगे तभी आपको बेहतर कल दे पाएंगे। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय में जाकर ये समझेंगे तो सवाल करेंगे, पढ़ेंगे तो लड़ेंगे। इसीलिए विश्वविद्यालयों के कद घटाए जा रहे हैं ताकि इबादत घरों की सियासत बुलंद रहे। विश्वविद्यालय जर्जर होंगे तभी नौजवानों को मंदिर मस्जिद में उलझाने की साजिश कामयाब होगी। जब नए विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों का हाल भी इससे बेहतर नहीं है। चंद केंद्रीय विश्वविद्यालयों और कुछ एक डिग्री कॉलेजों को छोड़ दें तो भारत के सरकारी शिक्षण संस्थान अपने सबसे बुरे दौर में है। अधिकांश के पास न तो इमारतें हैं और न शिक्षक। सब कुछ अच्छा है मगर कागजों पर इमारतें, कागजों पर शिक्षक, कागजों पर शिक्षा और उन्हीं कागजों पर बढ़ती डिग्रियां। बीएड और इंजीनियरिंग कॉलेजों के खुलने और बंद होने की त्रासदी से आप वाकिफ होंगे। इसे पढ़ते हुए अपने आसपास के सरकारी स्कूल, डिग्री कॉलेज और विश्वविद्यालयों को याद कीजिए। शिक्षा का क्षेत्र बहुत व्यापक है, परिवार, स्कूल, कॉलेज से लेकर विश्वविद्यालयों तक फैला हुआ। यह किताब शिक्षा जगत की मुकम्मल हकीकत का दावा नहीं करती है। यह उतनी हकीकत है जितनी मेरे हिस्से आई। हर अस्थायी शिक्षक की दास्तान हूबहू ऐसी ही नहीं होगी। किसी महिला शिक्षिका के किस्से इससे कहीं ज़्यादा त्रासद होंगे। किसी वंचित शोषित पहली पीढ़ी के अस्थायी शिक्षक की त्रासदी इससे भयावह होगी। यह किताब देश की राजधानी दिल्ली में तमाम सुविधाओं के बीच बैठकर लिखी गई है। गांव कस्बों में इससे ज़्यादा मुश्किलें झेल रहे अस्थायी शिक्षकों के किस्से इससे कई गुना ज़्यादा भयावह होंगे। इस दौर में बोलने की कीमत चुकानी पड़ती है। सवालों से घबराने वाली सत्ताएं चाहती हैं कि सवाल पैदा करने वाली जगहों को ही कमज़ोर कर दिया जाए। इसीलिए अब सत्ता की कोशिश है कि शिक्षक हमेशा डर में रहे। एक डरा हुआ शिक्षक अपनी कक्षाओं में रीढ़ विहीन विद्यार्थी तैयार करता है जो समाज में जाकर मुर्दा नागरिक में तब्दील हो जाता है। हमारे पुरखा सतगुरु कबीर ने कहा है, साधो देखो जग बौराना, सांची कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। आम आवाम के बीच अपना यकीन खो चुकी राष्ट्रीय मीडिया की खबरों में अब शिक्षा की चिंता कहाँ बची है। बस खबर में तब आते हैं जब उनकी इमारतों के गिरने की सूचना मिले या पुलिस के आंसू गैस और लाठियों के चलने की आवाज़ें आएं। अखबार व पत्रकार जब अपना ही जमीर न बचा सकें तो वे शिक्षा व शिक्षकों को क्या ही बचा पाते हैं। आप इस किताब को पढ़ते हुए दिन, महीने, साल को क्रमशः गुजरते हुए महसूस करेंगे। कई सालों के किस्से महीनों में और कई महीनों के किस्से कुछ दिनों की तारीख में कह दिए गए हैं। पढ़ते वक्त कब साल गुजर जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा, मगर इस वक्त को जब हम जी रहे थे तो हमें हर लम्हा एहसास होता जा रहा था। इस डायरी में अधिकांश संस्थाओं और व्यक्तियों के नाम बदल दिए गए हैं। इसकी वजह किसी किस्म का डर या भय नहीं है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि किसी विवाद या सनसनी की बजाय लोगों का ध्यान मूल परिघटनाओं और सरोकारों पर जा सके। आज 3 जनवरी है, शिक्षा ज्योति सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन, उनकी स्मृतियों का नमन। आज के दिन किताब पूरी करते हुए मुझे बेहद खुशी है। उन दोस्तों का आभार जिन्होंने जबरिया मेरी डायरी के पन्नों, टिप्पणियों और नोट्स को संयोजित करवाया। अपने संपादक और प्रकाशक का आभार जिन्होंने इसे एक व्यवस्थित और खूबसूरत किताब बना दिया। डॉक्टर लक्ष्मण यादव, 3 जनवरी 2024। अगस्त 2010।
यूं शुरू हुई कहानी। बारिश की एक शाम, फुहारों से भीग चुकी मिट्टी की सौंधी खुशबू हवा में तैर रही है। दिल्ली आए साल भर से ज़्यादा हो गए, मगर भीगी मिट्टी की खुशबू का महसूस होना अभी तक बरकरार है। बारिश में नहाए पत्तों से सजी नीम, आकाश चंपा और सप्तपर्णी के पेड़ों की कतारें ओवर टाइम करते गार्ड की तरह लग रही है। अजय और हेडसन हडसन लेन से पैदल नॉर्थ कैंपस जा रहे हैं, रघुदा से मिलने। मेरे कई दोस्तों ने मशविरा दिया कि पीएचडी के साथ साथ एडहॉक के लिए भी कोशिश शुरू कर देनी चाहिए। एडहॉक, मैंने यह लफ्ज़ इसी मौसम में एक ख़ास किस्म की गंभीरता से महसूस किया। अब तक एडहॉक के बारे में कुछ खास पता नहीं था, मगर दोस्तों की मशविरों ने इसे लेकर एक दिलचस्पी पैदा कर दी। लिहाजा अजय से बात की, तय हुआ शाम को कैंपस चलेंगे। रघुदा इस पर बात करने के लिए बसे मुफीद शख्स हैं। अकादमिक ज़िंदगी के इस मुकाम पर निर्णय लेने की ऊहापोह थी। तमाम तरह की उलझनें लिए रघुदा से मिलने दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस पहुंच गए। मेरे कुछ कहने से पहले अजय बोल पड़ा, रघुदा, लक्ष्मण को एडहॉक के सिलसिले में आपसे कुछ बात करनी है। अच्छा लक्ष्मण, बताओ क्या सोच रहे हो? दरअसल कल झलकारी बाई कॉलेज में एडहॉक का इंटरव्यू देने गया था। बोर्ड ने 2 मिनट में 2 अजीब से सवाल करके कहा कि अभी बच्चे हो, जाओ और पढ़ाई करो। अब इसे लेकर गंभीरता से सोच रहा हूँ, मगर इसके बारे में कुछ खास पता नहीं है, तो आपसे बात करने आ गए। यह एडहॉक का पूरा मामला क्या है? दरअसल मैं असहज था। कल तक मैं एक विद्यार्थी था और आज शिक्षक बनना चाहता था। यह ख्याल रोमांच से भर रहा था। अपने कई उम्दा शिक्षकों व शानदार प्रोफेसरों को करीब से देखते हुए मन के किसी कोने में पढ़ाने की एक हसरत शुरू से थी। मगर कैसे? किताबों, विचारों और दुनिया भर के सिद्धांतों की उलझी गलियों से तो मैं वाकिफ था, मगर शिक्षक बनने के नए रास्ते में मेरे लिए एकदम अनजाने थे। रघुदा अपने अनुभवों से कविता की परतों की मानिंद हमारी उलझनों को सुलझाने लगे। पता है लक्ष्मण, हर साल बारिश का यह मौसम डीयू यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी में नए एडहॉक बनने की गुंजाइश लेकर आता है। डीयू के तमाम कॉलेज प्रोफेसर बनने के कैरियर के लिहाज से उर्वर खेत हैं। डीयू के इन कॉलेजों में हर साल सैकड़ों पद खाली होते हैं। ढेर सारे प्रोफेसर छुट्टी पर जाते रहते हैं। उनकी जगह पर अस्थायी असिस्टेंट प्रोफेसर चुने जाते हैं। 4 महीने के लिए रखे गए इन शिक्षकों को यहाँ एडहॉक कहते हैं। कहने वाले कहते हैं कि अगर एक बार एडहॉक प्रोफेसर बन गए तो बहुत जल्दी परमानेंट हो जाओगे। अगर तुम भी चाहते हो तो ट्राई कर लो। हालांकि याद रखना, यह ऐसा समंदर है जिसके किनारे सबको नहीं मिला करते। रघुदा के साथ हम ऐसे तमाम सत्संग करते आए हैं। वह किसी भी मसले को समग्रता में देखते हैं। बाबाई नूर है उनमें, सत्य का ऐसा संग जो असल में आउट ऑफ सिलेबस होकर भी असल सिलेबस हुआ करता है। आज जब रघुदा ने एडहॉक होने को इश्क से जोड़ा तो मैं उसकी गहराई में उतरता चला गया। मुझे नहीं पता कि अजय ने कौन सी बात पकड़ी, मुझे तो इश्क वाली बात छू गई। लगा कि इश्क जैसे अलहदा और खूबसूरत एहसास ही तो है एडहॉक होना। भले मुश्किल है तो क्या, हम जैसों के लिए इश्क भी कब आसान हुआ। अकादमिक दुनिया को समझने की यह मेरी पहली अनौपचारिक क्लास थी, जो नॉर्थ कैंपस की सेंट्रल लाइब्रेरी की लान में शुरू होकर चाय की टपरी तक जाकर स्थगित होने वाली थी। अकादमिक दुनिया की ऐसे सत्संग वाली कक्षाएं पूरी ही कहाँ होती है।
फिलहाल बाबा आज अपने पूरे रौ में हैं। उनका अनुभव सहज प्रभाव में बहा जा रहा है। स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल एक्सपीरियंस। वह विलियम वर्डवर्थ की रोमांटिक कविताओं को खोलने की मानिंद कहते जा रहे हैं। प्रोफेसरशिप के लिहाज से डीयू सबसे बड़ा खेत है। जब खेत है तो कोई इसका जमींदार, कोई साहूकार, कोई किसान, कोई बंधुआ मजदूर होगा ही। सिलेबस इसका खाद बीज है। खेत का आकार बढ़ा नहीं, मगर इस पर निर्भर लोगों की तादाद बढ़ती गई। यहाँ हर शख्स अपनी जगह बनाने में लगा रहता है। सब दौड़े जा रहे हैं, किसी को सहारा देकर तो किसी को धकिया कर। प्रोफेसर बनने की ख्वाहिश लिए लोग सावन के इन महीनों में डीयू के कॉलेज घूमना शुरू कर देते हैं। अब तुम सब ही इसमें शामिल होना चाहते हो। अच्छा है, कोशिश जरूर करनी चाहिए। रघुदा यानी रघुवर प्रसाद यूपी के गाजीपुर से हैं। हिंदी के अकादमिक दुनिया का एक चर्चित नाम है रघुदा। जेएनयू के दिनों से ही जाने कितने लोगों ने सिनाप्सिस से लेकर पीएचडी लिखने के लिए उनकी संगत की होगी। अपने विषय पर गहरी पकड़ रखने वाले रघुदा की अकादमिक दुनिया में वह पकड़ ढीली थी जो उन्हें प्रोफेसर की एक पक्की नौकरी दिला देती। रघुदा नायाब शख्स हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए, बीएचयू से एमए और जेएनयू से पीएचडी की। जेएनयू में शोध पूरा करने के बाद कैंपस तो छूटा मगर मोह न छूटा, तो मुनीरिका में रहने लगे। बीच बीच में डीयू के किसी कॉलेज में एडहॉक या गेस्ट के रूप में पढ़ाने को मिल जाया करता। कुछ दिन बाद इधर नॉर्थ कैंपस के पास संत नगर बुराड़ी में ही अस्थायी तौर पर रहने लगे। असल में उनके एक रिश्तेदार यहीं रहकर सिलाई का काम करते हैं। उनके साथ रहकर रघुदा भी कभी कभी कपड़ों की सिलाई तुरपाई कर देते। किसी मजबूरी में नहीं, शौकिया। उन्हें सुई धागों से बड़ी मोहब्बत है। अक्सर वे कहा करते, ये दुनिया चिथड़ा होती जा रही है, तुरपाई करके ही हम इसे बचा सकते हैं। ये दुनिया चिथड़ा होती जा रही है, तुरपाई करके ही हम इसे बचा सकते हैं। अकादमिक दुनिया उघड़ते जा रहे ख्वाबों को दर्जी की मानिंद तुरपाई करना सिखाती है। कलम सभ्यता की सृजन की सुई है। एक दफा रघुदा ने जिक्र किया कि उन्हें सुदेश महतो की बहुत याद आती है। सुदेश उनके बैच का टॉपर था। उसकी 2 किताबें और कई लेख प्रकाशित थे। हम एक साथ दिल्ली आए थे। झारखंड के बिना सड़क वाले इलाके से दिल्ली की चमचमाती सड़कों तक आना बड़ी बात थी। बीएचयू में दोस्ती हुई। जेएनयू आने का मौका मिला तो सपनों की ट्रेन पर बैठकर उम्मीदों के शहर दिल्ली आ गए। प्रोफेसर का मतलब हमारे लिए समाज की वह रीढ़ था जो रीढ़ वालों को पैदा करता है। मगर यहाँ हमने लोगों को रेंगते देखा। सुदेश खरा शख्स था। उसे यह सब रास नहीं आया, जाने कहाँ गायब हो गया। कामयाब लोगों को कई किस्म के जलसों में बुलाकर जश्न तो होते हैं, मगर ये कैंपस उन्हें कभी याद नहीं करते। जो लौट गए या गायब हो गए। डीयू कैंपस में बैठकर अकादमिक दुनिया के अंदर खाने की सच्चाइयों से रूबरू होने का यह पहला पाठ था। ख्वाबों के जिस आशियाने में अपना एक कोना सजाने की ख्वाहिश लेकर आए थे, उसके अनसुने अफसाने सुन रहे थे। रघुदा खुद भी कई कॉलेजों में एडहॉक पर पढ़ा चुके हैं। फिलहाल बेरोजगार है। वैसे कहाँ का इंटरव्यू है? रघुदा के पूछने पर मैंने कहा, मौलाना आज़ाद दिल्ली कॉलेज। सुनते ही रघुदा बोल पड़े, अरे वाह, कॉलेज नहीं किलाज है वह। एशिया का 300 साल पुराना तालीमी इरादा। 4 महीने मैंने भी वहां गेस्ट पढ़ाया है। दिल्ली के दिल पर खड़ा यह कॉलेज एक जमाने में मदरसा हुआ करता था। उसके बाद दिल्ली कॉलेज के नाम से विज्ञान और साहित्य की पढ़ाई का केंद्र बना।
1857 से लेकर 1947 को अपनी आंखों के सामने गुजरते हुए देखा है इसने। इसकी लाइब्रेरी ऐसी कई लपटों से बच गई। हाल के दिनों में वहाँ कई अच्छी नियुक्तियां हुई हैं, जरूर जाना। दूसरी चाय निपटा कर हम लौटने लगे। जीटीबी नगर की रेड लाइट में मुखर्जी नगर के लिए ऑटो पकड़ी। मेरी दिलचस्पी और बढ़ गई। अजय एडहाक के 3 इंटरव्यू दे चुका था, इसलिए सीनियर की तरह समझाते हुए बोला, टेंशन न लो यार, जो होगा अच्छा होगा। हम भी इसी डीयू में परमानेंट प्रोफेसर बनकर रहेंगे। कमरे पर पहुंचा। सोने से के पहले खुद को तैयार किया कि एक और कोशिश करके देखते हैं। दोस्तों ने तय किया कि सुबह 10 बजे कॉलेज में ही मिलेंगे। कॉलेज नहीं, क्लास। 31 अगस्त 2010, दरवाजे पर दस्तक। तय वक्त पर इंटरव्यू देने कॉलेज पहुंच गया। पहुंचकर पता चला कि सब दोस्त दगा दे गए। अजय ने फोन पर बोला कि उसे कोई जरूरी काम आ गया, इसलिए वह नहीं आएगा। महेश ने फोन ही नहीं उठाया। विमल फोन पर ही सुनाने लगा कि इतने इंटरव्यू देकर मैं निराश हो चुका हूं। तुम्हारी अभी शुरुआत है, दे लो। मैं अकेला पड़ गया। सोचा मैं भी लौट चलूं। फिर लगा कि आ गए हैं तो इंटरव्यू देते हैं। होना न होना बाद की बात है। प्रिंसिपल ऑफिस के सामने बैठा अपनी बारी का इंतजार करने लगा। आंखें दरवाजे पर टिकी थी और मन डरावने ख्यालों से साथ न आने वाले दोस्तों पर गुस्सा आ रहा था। तभी बगल में बैठे शख्स ने पूछा, आपका नाम? लक्ष्मण। और आपका? डॉक्टर मोहम्मद साकिर। कहाँ से हैं आप? मैं डीयू से ही पीएचडी कर रहा हूँ। और आप? मैं एएमयू अलीगढ़ से हूँ। आप यहीं से हैं? फिर तो आप सब जानते होंगे। क्या माहौल है इधर का? कितने इंटरव्यू दिए हैं अब तक आपने? माहौल का तो कुछ पता नहीं है, मेरा तो यह दूसरा ही इंटरव्यू है। और आपका? वह शख्स मुस्कुराते हुए कहने लगा, मत पूछिए सवाल। हमने इतने इंटरव्यू दिए हैं कि अब आदत सी हो गई है। डिग्री कॉलेजों से लेकर स्कूलों में पढ़ाया है। जैसे लगता है कि सारी उम्र इंटरव्यू देते ही बीत जाएगी। किसान परिवार से निकलकर प्रोफेसर बनने का ख्वाब देख लिया और ऊपर से खैर छोड़िए, इंटरव्यू वाली बात कल रघुदा भी कर रहे थे। जेहन में धूप और बारिश साथ हुए जा रहे थे। तभी अभ्यर्थी के लिबास में चलकर आए एक सुपर सीनियर सुकेश कुमार, जो साकिर के परिचित थे, दार्शनिक अंदाज में बोले, माहौल तो ये है साकिर भाई कि इंटरव्यू लेने का दिखावा किया जाता है। यहाँ इंटरव्यू शुरू होने के पहले ही रिजल्ट तय हो जाते हैं। कुछ बड़ी कुर्सी वाले लोग आपसी समझौता कर चुके होते हैं कि यहाँ क को करना है, ख का बाद में कहीं देख लेंगे। बस हमें आपको पता नहीं लगने देते। बनावटी सवाल पूछते हैं, हमारे जवाब सुनने का अभिनय करते हैं। हमारी बेचारगी पर कहीं हंसी न आ जाए, उन्हें इसका पूरा ख्याल रखते हैं। तमाशा है भाई ये सब। अपनी अकादमिक जिंदगी का दूसरा इंटरव्यू देने आया हूँ और यह सब सुन रहा हूँ। साकिर ने बताया कि सुकेश अब तक 3 दर्जन इंटरव्यू दे चुके हैं। 2-4 बार पढ़ाने के मौके मिले भी, मगर अकादमिक सियासत के शिकार हो गए। उधर सुकेश अपने भारी भरकम अकादमिक अनुभव के भीतर छुपे आक्रोश से बेहताशा बोलते जा रहे थे। अधिकांश इंटरव्यू के लिए तारीख से पहले रिजल्ट तय कर लिए जाते हैं। प्रिंसिपल, टीचर, इंचार्ज तो कभी सीनियर मोस्ट वह निर्णय ले चुके होते हैं जिसे बस घोषित करना होता है। इस निर्णय में बाहरी ताकतों की भी भूमिका होती है। हर मास्टर एक दिल भी रखता है जो परिवार, जाति, भाषा, क्षेत्र, पार्टी या विचारधारा देकर धड़कता है। बमुश्किल 5 से 10% मामलों में ही इंटरव्यू के आधार पर चुने जाते हैं। हमारे यहाँ जाति
पैरिस्टामॉल है। प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक की राजनीति इस दवाई का बखूबी इस्तेमाल करती है। मैं पसोपेश में पड़ गया। बिना पैरवी के मैं इंटरव्यू देने आया ही क्यों? किसी से बात करके आता, मगर किससे? आसपास का माहौल और भारी हुआ जा रहा था। कई लोगों के लिखे छपे का कुल वजन उनके खुद के वजन से दोगुना और उनकी उम्र मुझसे तिगुनी थी। तय किया कि इंटरव्यू ठीक से देंगे। खोने के लिए है ही क्या? खोने के लिए है ही क्या? इस बार जो नाम पुकारा गया वह मेरा मेरा था। इंटरव्यू शुरू हुआ। परिचय के बाद पीएचडी के विषय में सवाल हुए। बोर्ड के लोग सवाल करते गए और मैं जवाब देता गया। खुद को झोंक दिया। बोर्ड में बैठी वरिष्ठ मैडम मेरे तीसरे चौथे जवाब से ही कहने लगी, वाह बेटा वाह, यह आत्मविश्वास देने के लिए पर्याप्त था। 8-10 सवालों में 2 के लिए मैंने माफ़ी भी मांगी। अब सामने वाले कुर्सी पर बैठे प्रिंसिपल ने पूछना शुरू किया, आपका घर आजमगढ़ है, फिर आप इलाहाबाद क्यों गए? आजमगढ़ में कॉलेज नहीं है क्या? मात्र इमारत होने से पढ़ाई लिखाई की जरूरत औपचारिकताएं पूरी नहीं हो जाती सर। माहौल भी होना चाहिए। मेरे ज़िले के किसी भी कॉलेज में पढ़ाई का वह माहौल नहीं है जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में है। कुछ सवाल स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा के बीच रिश्ते पर प्रिंसिपल ने पूछे। प्रिय कवि और कविता के बारे में पूछा। आखिर में बोले, अगर आपको चुन लिया जाए तो आप हमारे कॉलेज के लिए क्या नया करेंगे? इस सवाल से मुझे जाने क्यों एक उम्मीद नज़र आने लगी। इसका जवाब मैंने क्या दिया कायदे से मुझे याद भी नहीं, मगर उनके चेहरे मेरे जवाबों से इत्तेफाक रखते दिखे। तकरीबन 10 मिनट के इंटरव्यू के बाद मैं बाहर आया। अलीगढ़ वाले मोहम्मद साकिर मिल गए। पूछे, कैसा रहा? क्या पूछा? मैंने उनसे भी क्या कहा पता नहीं। जाते हुए ऑफिस में पूछा, इसका रिजल्ट कब आता है और कैसे पता चलता है? वे बोले, जिसका सिलेक्शन होगा उसे शाम तक फ़ोन चला जाएगा। लहलहाती फसल की उम्मीद में अपना सब कुछ झोंक देने वाले एक किसान की तरह मैं भी उम्मीद लेकर लौटा। किसान और बेरोजगार दोनों को पता होता है कि जरूरी नहीं कि हर बार फसल अच्छी ही हो, मगर उम्मीदों का क्या, हर बार चली जाती है। आज शाम बड़ी देर से आई और गुजरती जा रही थी, मगर फ़ोन नहीं आया। अंधेरा होने लगा। तकरीबन 6:30 बजे मोबाइल बज उठी। उधर से आवाज़ आई, आप लक्ष्मण जी बोल रहे हैं ना? आप मौलाना आज़ाद दिल्ली कॉलेज आए थे एडहॉक का इंटरव्यू देने? जी हाँ, आए थे। आपका सिलेक्शन हो गया है। कल सुबह 10 बजे सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर आ जाइएगा। मेरे लिए इस फ़ोन की अहमियत कितनी थी बता पाना मुश्किल है। खुशी का ठिकाना न रहा। सोचा अभी घर वालों को क्या बताया जाए, पहले कल कॉलेज जाकर देखें तो सही कि क्या क्या होता है। ज्वाइन करके घर वालों को बताएंगे, मगर मन न माना तो अम्मा को फ़ोन करके बता दिया। नींद आने से रही मेरा वजूद खुद से बात करने लगा। अम्मा, पापा, चाचा, बहनें, भाई, दादी, दादा, परदादा, जो जो याद आ सकते थे सब याद आने लगे। उनकी पीढ़ियों में पहला कोई शख्स प्रोफेसर बनने वाला है। झुलसाती लू से तपती दोपहरिया में भैंस, गाय व बकरी चराने, बारिश में भीग कर धान की रोपाई निराई करने, सर्द आधी रात में गेहूं के खेत में पानी भरने से मर खप गई पीढ़ियों ने शायद ही कभी बहुत बड़े ख्वाब देखे। बढ़ई, नाई, मोची, दर्जी, कुम्हार, लुहार, जुलाहा, चरवाहा, मल्लाह या मेहतर के पास न तो ज़मीनें थीं और न ख्वाब देखनी सहूलियत। इनके बच्चे सदियों से सभ्यता की नींव में दफन होते आए।
मौसम पढ़ लेने वाली निगाहों ने बर्बाद